स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन का अवश्य पालन करें। लॉकडाउन यदि है आपके क्षेत्र में तो इसका भी पालन अनिवार्य रूप से करिए। यदि वैक्सीन का आपका नंबर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो वैक्सीन भी जरूर लगवा लीजिए। कोरोना तो है लेकिन आप अपने आत्मा को बनाए रखें, क्योंकि ये ध्यान रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से हार गए तो कोरोना भी हार जाएंगे, आप शायद अपना जीवन भी हार जाए। इसलिए अपने आत्मबल को बनाए रखें। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। इस देश में न तो ऑक्सीजन की कमी है, न दवाओं की कमी है, सब कुछ है, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सरकारी प्रतिबंधों का पालन अवश्य करें। यदि सैनिटाइजर आपके पास उपलब्ध है तो उसका उपयोग बार बार करें। यदि घर के अंदर है तो हाथ आपको बार बार धुलते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आज के चर्चा की। हजारों लोगों ने ये जानना चाहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आने वाला समय कैसा हो सकता है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, वो क्या संन्यास लेंगे, क्या अगले बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे या स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे। ऐसे भांति भांति की चर्चाएं। आखिर उनके माताजी कब तक जीवित रहेंगी, या भारत के इस महामारी को कैसे संभाल पाएंगे। अनेक चर्चाएं लोग जानना चाहते हैं। इस विषय पे मैंने एक छोटा सा टिप्पणी तैयार किया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मोदी जी का जन्म वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि में ही हुआ है। लग्न में ही मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं। चूंकि मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं तो यह भी एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने के कारण स्वयं में भी नीच राशि के हो जाते हैं। अब इस चर्चा आती है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म जैसा कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में ही हुआ है और लग्नेश मंगल लग्न में ही विराजमान है, जो जातक को अति दृढ़ निश्चय, कुछ लोग जिसको जिद्दी भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छे शब्दों में दृढ़ निश्चय, यानी जो व्यक्ति निश्चय कर लेगा उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं उसके अंदर एक प्रकार का जो जुनून होता है कि बिना लक्ष्य के प्राप्ति के उसको रुकने नहीं देता है। साथ ही अपने असली लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है। लग्नेश मंगल षष्ठेश यानी शत्रु भाव के स्वामी भी है, इसीलिए ऐसे जातकों के असली विरोधी उनके निकटतम लोग ही होते हैं। किंतु लग्नस्थ प्रभाव के कारण ऐसे लोग विरोधी होने के बाद भी शायद ही कुछ बिगाड़ पाते हों। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न की एक विशेषता और भी है कि ऐसे लोग अपने विचारों को अति उच्च स्तर की गंभीरता के साथ छुपाए रख सकते हैं या रोके रख सकते हैं। आप सब या हमने सबने देखा है कि मोदी जी ने शायद ही अपने पक्ष के या विरोधियों के किसी भी बुरे से बुरे चर्चा का या बुरे से बुरे आरोप का त्वरित प्रत्युत्तर दिया हो, जिसको फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, उन्होंने शायद ही कभी दिया हो। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण शायद आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने उचित समय पे सबको ऐसा करारा जवाब दिया है कि शायद कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया। यानी यदि आपने बुरे आरोप लगाए तो उसको उन्होंने साबित करके दिखाया कि हमने ये बुरे काम नहीं किए थे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों को शायद कभी माफ किया हो और उचित उत्तर न दिया हो, लेकिन हमेशा उचित समय पर। वृश्चिक राशि की एक और विशेषता होती है, ऐसे व्यक्ति मोह माया से लगभग मुक्त होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, जिनको भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना या उनका लाभ उठा पाना असंभव होता है। साथ ही ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल शायद नहीं किया जा सकता है, इनको अपनी भावनाओं पे पूर्णतः नियंत्रण होता है। वैसे भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के माने जाते हैं, जो व्यक्ति को भावना शून्य बना देता है,
या ऐसे कह सकते हैं कि आदमी फर्ज को सर्वोपरि रखता है, कर्तव्य को सर्वोपरि रखता है, व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत भावनाओं को हमेशा ही आखिरी पायदान पर रखता है। अब विचार करने का विषय यह है कि लग्नस्थ मंगल होके भी मोदी जी अपने विचारों को इतने नियंत्रित कैसे रख पाते हैं, या प्रशासन के उच्चतम गुण होने के बावजूद भी वो तानाशाही में परिवर्तित नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि मंगल 0 डिग्री का है, यानी 0 अंश का है। और यदि आपका लग्नेश, खासकर मंगल, यदि चंद्रमा के साथ हो तो गंभीरता अपने आप आ गई, साथ ही आपकी उग्रता भी कहीं ना कहीं नियंत्रण बनी रहती है और आपके प्रशासनिक पावर हिटलरशाही में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मोदी जी के अति प्रभावशाली वाणी की। तो इस विषय पे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी जी की कुंडली में बुध वक्री गति है और 0 अंश के हैं, किंतु उच्च राशिगत है, और अष्टमेश और आयेश भी हैं, साथ ही आय भाव में बैठे भी हैं, जिससे उनके वाणी और आय, इस दोनों का लाभ हमेशा ही दूसरों को मिलेगा, न उनको व्यक्तिगत न ही उनके परिवार को, क्योंकि निचस्त बुध अपने प्रभाव को हमेशा दूसरों के लिए उपयोग करने देगा। स्वयं के लिए शायद ही व्यक्ति कभी भी अपने इन सद्गुणों का उपयोग कर पाए, या जितना भी आय कर ले शायद ही अपने परिवार पे व्यय करे या उसका व्यक्तिगत उपभोग कर पाए। इसके बाद चर्चा का विषय है कि मोदी जी की बाल्यावस्था इतनी संघर्षमय कैसे रही, या ऐसा कह सकते हैं कि युवावस्था भी त्यागपूर्ण क्यों रहा। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि उनका लग्नेश मंगल भी 0 डिग्री का है। सूर्य, जिसको सामान्यतः आत्मकारक ग्रह भी माना जाता है, भले आत्मकारक ना हो तब भी आत्मकारक ग्रह माना जाता है, वो भी लगभग 0 डिग्री के हैं। इनके बुध, वो भी 0 डिग्री के हैं, और आयेश भी हैं। ये सारे ग्रह योग ऐसे हैं चूंकि 0 डिग्री होने से सामान्यतः उस ग्रह का प्रभाव बाल्यावस्था में ही हो सकता है, या बाल्यावस्था में अपने प्रभाव दिखा पाते हैं। इसीलिए मोदी जी का बाल्यावस्था और आंशिक रूप से युवावस्था भी आर्थिक संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष या पारिवारिक संघर्ष से भी भरा रहा। इनके पिता के स्थान पे शनि और शुक्र की उपस्थिति इनके पिता के लिए भी हितकर नहीं रही, और वो भी अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे, और पूर्ण जीवन के बीच में ही उनका देवलोक गमन हो गया। इसके साथ ही लग्नेश मंगल नवमांश में भी नीच राशि के होके, यानी कर्क के नवांश से बैठे हैं। यह सभी योग बाल्यावस्था को संघर्ष में, आर्थिक तंगहाली आदि से प्रभावित करने के लिए काफी हैं। इसीलिए उनके साथ ही उनके पालक यानी उनके माता पिता का जीवन भी बाल्यावस्था में अति संघर्षपूर्ण ही रहा है। इसके बाद एक ऐसा विषय जो मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। शायद आप सब जानते हैं कि मोदी जी एक व्यक्ति को शायद भगवान से भी ज्यादा मानते हैं और उनके प्रति अगाध श्रद्धा भी रखते हैं। वो कोई और नहीं, उनकी माता जी हैं। उनकी आदरणीय माता जी के विषय में मोदी जी के कुंडली के ग्रह गोचर, चाहे वर्तमान के विंशोत्तरी, ये सारे प्रभाव ये बताते हैं कि उनके माता जी के लिए नवंबर 2021 तक समय अच्छा नहीं माना जाएगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में आने के बाद लगभग अप्रैल 2021 तक उनको कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि जो शायद ज्यादा परेशान करने वाली हों। उनकी माता जी की दृष्टि से एक वाक्य में यदि कहा जाए तो अप्रैल 2022 तक अच्छे संकेत नहीं है और उनको स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो सकती हैं, जो उनके लिए नकारात्मक रूप से प्रभावकारी होगा।
अब एक अन्य विषय पर चर्चा करते हैं जिस पे लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि क्या मोदी जी इस कार्यकाल के बाद संन्यास ग्रहण कर लेंगे या इस कार्यकाल के बीच में ही व्यक्तिगत कारणों से या अंतर्द्वंद के कारण क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इस विषय में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यदि मोदी जी 30 नवंबर 2021 तक हार नहीं मानी तो शायद उसके बाद के 7 साल शायद ही कोई मोदी जी को पद छोड़ने पे मजबूर कर पाए या ऐसी परिस्थितियां आए कि उनको पद छोड़ना पड़े, क्योंकि 30 नवंबर के बाद मंगल की बृहस्पति प्रारंभ हो जाएगी जो लगभग 7 वर्षों तक गतिमान रहेगी। अभी मैंने इसके पूर्व कहा है कि मंगल 0 डिग्री पे है, तो भले ही मंगल 0 डिग्री पे हो लेकिन लग्नेश का प्रभाव, लग्न में उपस्थिति और वर्तमान में स्वयं की विंशोत्तरी महादशा का गतिमान होना, अभी वर्तमान नहीं, नवंबर 2021 के बाद जैसे ही मंगल की विंशोत्तरी प्रारंभ होगी शायद सारे विरोधी स्वयं में भी हार मान जाए। 0 डिग्री होने का एक प्रभाव यह अवश्य होगा कि मोदी जी भी शायद समझौतावादी हो जाए, यानी छोटी छोटी बातों पे अपने उच्चतम विचारों को रखने से थोड़े से चूक जाए या परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी थोड़ी और सौम्यता उनके अंदर आ जाएगी और थोड़े से समझौतावादी जैसे अटल जी की शैली में शायद उनकी कार्यशैली हो जाए। इसके बावजूद भी अभी से लेकर नवंबर तक मोदी जी को पार्टीगत, व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं अफसरशाही की मनमानी, इन सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। इसके बीच में उनके कुछ बड़े फैसलों का विरोध भी हो सकता है, जैसे किसान बिल वगैरह, ये कुछ उग्र रूप ले सकता है, लेकिन शायद ही इनको बिल वापस लेना पड़े। इसके बाद इनके राजनीति से संन्यास या स्वयं में भी राजनीति छोड़ने के कोई भी योग लगभग बाकी नहीं रहेंगे और शायद अगले 5 वर्ष का कार्यकाल भी वो स्वयं ही पूरा करें। इसका दूसरा एक और भी कारण है, चूंकि मोदी जी के कुंडली में शनि की स्थिति 29 डिग्री से ज्यादा है, जो आत्मचिंतन, आंतरिक ज्ञान, गूढ़ विद्या आदि की खोज या संन्यास के लिए प्रेरित करता है। तो चूंकि 29 डिग्री में किसी भी ग्रह की स्थिति लगभग वृद्धावस्था हो जाती है और वृद्धावस्था के ग्रह इतने प्रभावकारी नहीं होते हैं कि उस कार्य के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर सके। यानी मोदी जी सामान्य जीवन में ही रहेंगे, भले ही एकाकी जीवन जिए, लेकिन संन्यास ग्रहण करना या राजनीति से संन्यास लेना ऐसे आसार न्यूनतम है, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही निर्धारित कर रखा है कि एक उम्र के बाद किसी को टिकट ही नहीं मिलेगा, इसीलिए संन्यास का योग तो बिल्कुल नहीं है। अब चर्चा करते हैं मोदी जी के उत्तराधिकारी के विषय में। इस विषय में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मोदी जी के कुंडली ऐसा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि शायद 2029 तक उनके उत्तराधिकारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इस विषय को बहुत ज्यादा खींचना कोई मतलब नहीं है। और उत्तराधिकारी का यदि घोषणा भी हो तो शायद जो आपके और हमारे दिमाग में चल रहा है उसके ठीक विपरीत हो सकता है, क्योंकि अब तक के उनके फैसले भी अप्रत्याशित रहे और अभी वर्तमान में 2029 तक शायद ऐसी परिस्थितियां आने वाली ही नहीं है। आजकल ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं कि मोदी जी सफेद और लंबी दाढ़ी रख रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इस पर एक इत्तेफाक ही हो सकता है, लेकिन 29 सितंबर 2019 से चंद्र की विंशोत्तरी में शुक्र का अंतर्दशा मोदी जी के ऊपर चल रहा है, जो अभी भी गतिमान है और 30 मई 2021 तक इसका प्रभाव रहेगा। ये भले ही इत्तेफाक हो, लेकिन हल्के रंगों का वस्त्रों का धारण करना, लंबी सफेद दाढ़ी रखना, चाहे
एकांतवास टाइप का जीवन जीना, भौतिकता के साधनों से दूर रहना, ये शुक्र के और चंद्रमा के दुष्प्रभाव को, यानी आपके अनावश्यक संघर्षों को कहीं न कहीं विराम देता है। और ये भले इत्तेफाक हो, लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं मोदी जी के पक्ष में है और उनके लिए लाभकारी भी साबित हो रही है। नहीं तो 5 अप्रैल के बाद में, जब से शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, बल्कि 4 अप्रैल के अपराह्न से ही जब से शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, शायद कोरोना का हाहाकार हो चुका होता और शायद अत्यधिक संख्या में इसके मामले आते और मृतकों की संख्या भी शायद 5000 क्रॉस कर जाती। तो ये एक इत्तेफाक ही हो सकता है, लेकिन मोदी जी के लिए संयोगवश ही ये बहुत फायदेमंद है। हो सकता है जानबूझ के रखे हों, लेकिन उनके जो ग्रह योग बता रहे हैं, चंद्र और शुक्र, चूंकि इनके कुंडली में चंद्रमा भी नीच का है और शुक्र भी हितकर स्थान पे नहीं बैठा है। शुक्र और शनि की युति है सूर्य की राशि में, जो उनके लिए हितकर नहीं है। इन सभी प्रभावों को देखते हुए मात्र संयोग हो सकता है, लेकिन ये संयोग उनके पक्ष में चल रहा है और शायद शुक्र के दुष्प्रभावों को वो सहने में सक्षम हो सकते हैं और 29 मई तक इस महामारी के बढ़ने के जो योग दिख रहे हैं, वो शायद एक सीमित अवस्था में ही रहे। इसके बाद चर्चा करते हैं उनकी विदेश नीति पे। अभी अतिशीघ्र खाड़ी देशों से शायद और भी संबंधों को सुधारने की कोशिश किया जाएगा। ईरान से संबंध और भी नकारात्मक हो सकते हैं। अमेरिका से संबंधों में अस्थिरता बनी रहेगी, कभी अच्छा तो कभी बुरा हो सकता है। H1 वीजा पे अमेरिका शायद पुनर्विचार करने लगे। अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका और चीन, इनसे भी सकारात्मक संबंधों के योग कम दिख रहे हैं, खासकर नेपाल से। ओवरऑल मोदी जी की कुंडली के विचार के बाद ये निचोड़ होता है कि लगभग अगले 7.5 वर्षों तक मोदी जी को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में उनके लिए कहीं कोई विशेष बाधा नहीं है। पारिवारिक रूप से उनके माता के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। कोरोना को नियंत्रित करने में मोदी जी अपने आप को सही साबित करेंगे। आर्थिक मामलों पे शायद सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 21-22 का जो जीडीपी हो, बहुत ही नकारात्मक स्वरूप में नहीं रहेगा। अन्य सारी समस्याएं भी लगभग नियंत्रण में ही रहेंगी।